हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट अकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। ऑफ कोर्स अब रिजल्ट्स सीजन स्टार्ट हो गया है तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ जो है नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स डेफिनेटली ज़्यादा रहने वाली है। स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं कि लास्ट में नॉलेज सेक्शन है एक छोटा सा, तो उसके ऊपर ज़रूर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं तो ग्लोबल न्यूज़ से। तो अगेन नथिंग चेंजेस ओवर द वीकेंड एज पर टैरिफ्स और एवरीथिंग, राइट। तो अभी करंटली अराउंड 245% आई थिंक यूएस ने चाइना के ऊपर टैक्सेशन लगाए हैं, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेमीकंडक्टर पे आई थिंक टैक्सेशन नहीं है करंटली। अगेन उसके ऊपर कुछ एकदम क्लैरिटी नहीं है, बट वट एवर द देयर इज, तो उसके ऊपर अभी उन्होंने टैरिफ्स नहीं लगाए हुए हैं। ऑटो पे अराउंड 25% टैरिफ्स हैं, तो वो चल रहा है। और और बाकी आई थिंक सभी कंट्रीज पे 90 डेज का पॉज चल रहा है, तो 10% का मिनिमम जो है टैक्स टैरिफ जो है वो लगी हुई है। तो नथिंग एज सच चेंजेस। तो क्वेश्चन हमेशा कंसिस्टेंटली जो है ट्रेड डील्स के ऊपर ही फोकस चल रहा है। कंसिस्टेंटली यूएस से भी ये बात हो रही है कि जापान के साथ ट्रेड डील हो रही है, यूरोप के साथ हो रही है, अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड। तो ट्रेड डील्स की ही काफ़ी सारी बातें जो हैं वो कंसिस्टेंटली चल रही हैं फ्रॉम यूएस परस्पेक्टिव। और कंसिस्टेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो जो टाइमलाइन दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई 3 to 4 वीक्स के बाद यू विल स्टार्ट सीइंग सम ऑफ द एक्शंस ऑन द ट्रेड डील्स। अब वही है कि वो अब चाइना के साथ भी उन्होंने बोला है कि भाई हमारा डिस्कशन चल रहा है, राइट, एंड वी में साइन अ ट्रेड डील सून। तो अब ये किस तरह की होगी, कितना रिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब दिस विल बी बिजनेस एज यूजुअल, नो वन नोस, राइट। तो अभी ये कैसा रहेगा, तो यही मार्केट जो है वो एंटिसिपेट कर रही है जब तक कुछ ट्रेड डील साइन नहीं होती, राइट। स्पेशली विद बिग नेशंस लाइक दस यूरोपियन यूनियन हो गया या चाइना हो गया या इंडिया हो गया, जब तक आई थिंक थिंग्स विल नॉट बी वेरी क्लियर फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव। वो थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी ही है। और वही चीज़ है, मतलब मार्केट्स जो है वो न्यूज़ बेस्ड जो है उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है जैसे जैसे व्हाइट हाउस से न्यूज़ आ रही है। ऑयल भी 3% बढ़ गया, आप $68 के आसपास पहुंच गया, 59 के आसपास चला गया था ब्रेंट, राइट नाउ इट इज़ बैक टू 68 ऑलमोस्ट, तो काफ़ी बढ़ गया है। तो अगेन वो सैंक्शंस वगैरह की बात स्टार्ट हो गई है। यूएस ने कहा कि भाई हम ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पे न्यू सैंक्शंस लगाएंगे, राइट। और फिर कुछ चाइना बेस्ड रिफाइनरीज के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएंगे, एंड दोज वर द थिंग्स विच यूएस हैज सेड, और उसकी वजह से ऑयल जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। बट ओवरऑल जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं ऑफ कोर्स वो यही आ रही है कि ऑयल विल नॉट डू वेरी वेल, मेजरली बिकॉज एक तो स्लो डाउन आ सकता है टैरिफ्स की वजह से। और अगर रशिया यूक्रेन वॉर का जो कोशिश हो रही है, जो डिस्कशंस हो रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है तो रशिया का ऑयल भी जो है वो फ्रीली मार्केट में आ सकता है। और ईरान के साथ भी डिस्कशन हो रहा है। आई थिंक येस्टरडे ओनली देयर वाज अ टॉक बिटवीन ईरान एंड यूएस इन इन इटली, राइट। तो वो भी एक डिस्कशन जो है वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही है, तो ऑयल जो है एक डेफिनेटली प्रेशर में रह सकता है, मेजरली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन एंड डिमांड स्लो डाउन। एक तो वो रीज़न है, एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कट्स जो है सप्लाई में ऑलरेडी ओपेक कंट्रीज ने कर दिए हैं। आई थिंक दे आर नॉट इन मूड टू कट मोर सप्लाईज, एंड आई थिंक जो है वो मतलब उन्होंने एक मिनिमाइज पे पहुंच गए हैं, उसके बाद शायद अब बढ़ने के ही चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑयल पर्सपेक्टिव से चल रही हैं, राइट। बाकी यूएस जीसेक जो है जैसा लास्ट वीक था वो अराउंड 4.3 4.4 के बीच में घूम रही है, राइट। तो इट इज़ स्टिल ऑन द हाई, एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रम्प जो कंसिस्टेंटली इंटरेस्ट रेट कट के ऊपर बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली ही इज पुटिंग प्रेशर ऑन फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोमी पॉल, राइट। और राइट उन्होंने ये भी बोला है कि भाई, मतलब ट्वीट भी किया था उन्होंने कि पाल्स टर्मिनेशन कैन नॉट कम फास्ट इनफ, राइट। और व्हाइट हाउस ने भी बोला है कि वी आर स्टडिंग अ लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूविंग यूएस फेड का जो चेयरमैन है। अब आइडियली ग्लोबली जो सिस्टम है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो एक मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आते हैं, राइट। तो उनकी एक सेपरेट जो है उनका सिस्टम रहता है। और यही चीज़ें जैसे आरबीआई का भी जो है, एक बार गवर्नमेंट ने आरबीआई गवर्नर बना दिया उसके बाद मतलब ही इज़ नॉट द पार्टी टू द गवर्नमेंट, राइट, वो सेपरेट एंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर विच बेसिकली व्हाइट हाउस इज पुटिंग ऑन जेरोमी पॉल टू कट इंटरेस्ट रेट। बट उनका जो कंसिस्टेंट बात यही बोल रहे हैं कि भाई अगर ये टैरिफ्स वगैरह लगते हैं तो इन्फ्लेशन भी आ सकती है,
और यस स्लो डाउन भी आ सकता है। तो ही वॉज अगेन एंड अगेन सेइंग दिस ओनली कि एक भाई मैं एक ही चीज़ के ऊपर वर्क कर सकता हूँ, दोनों चीज़ के ऊपर नहीं। एंड बेस्ड ऑन जैसे जैसे डेटा आएगा, बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक एक्शंस। इन्फ्लेशन बढ़ी तो फिर इंटरेस्ट रेट नहीं कम होंगे, और अगर स्लो डाउन पहले आया और इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल में रही तो मे बी इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो वो उसी बेसिस पे वो बात जो है कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अगेन मतलब यूएस हैज़ नेवर, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट ने ये ट्राई नहीं किया है कि फायरिंग ऑफ अ फेड चेयर पहले, राइट। तो अब यही चीज़ें चल रही हैं कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। आई आई रियली डाउट कि ये होगा। तो यही है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या समथिंग एल्स, वी हैव टू सी। एंड मार्केट्स में रिएक्ट नेगेटिवली और ऑन बेस्ड ऑन दैट एज वेल, स्पेशली यूएस मार्केट। तो अगेन जैसे मैंने बोला, ट्रेड डील्स की जो बात हो रही है वही यूएस का कंसिस्टेंट फोकस है, और इसलिए बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं कंसिस्टेंटली हो रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट की भी विथ वेरियस मीटिंग्स, कॉल्स वगैरह भी सब चल रही हैं। और इंडिया भी जो है कंसिस्टेंटली वेरियस कंट्रीज से ट्रेड डील्स, यूरोप के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, राइट, कंसिस्टेंटली ट्रेड डील्स की वो बात हो रहा है। यूएस के साथ भी अब यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया आई थिंक ऑन फ्राइडे, राइट। तो वही चीज़ एक फोकस रहने वाला है कि टैरिफ 90 डेज का पॉज खत्म हो जाएगा तो फिर क्या, और जब तक जो है ट्रेड डील साइन हो जाएगी क्या। तो ये सारा फोकस डेफिनेटली है। एंड फॉर इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मतलब ये फाइनलाइज करें हम ट्रेड डील्स, मैनी ट्रेड डील्स, राइट, सो दैट जो एडवांटेज मिला है, जो एडवांटेज की विंडो है जिसमें चाइना के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग टैरिफ्स हैं, राइट, या बाकी कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ्स लग सकते हैं, तो उस एडवांटेज को आई थिंक इंडिया को एक मतलब यूज जो है वो बहुत फास्ट करना चाहिए, और ये कोशिश आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग एज वेल। तो ये सारा था मेजरली इंडिया एंड ग्लोबल न्यूज पर्सपेक्टिव से। अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करें तो काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लास्ट 2-3 दिन में आए हैं। एक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, मतलब बेटर आया जो एक्सपेक्टेशन थी। तो 6.7% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 10.3% से बढ़ा है। एनआईएम जो है वो अराउंड 3.5% पे है, राइट। जो है प्रोविजंस जो है वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी गिरे हैं, ऑलमोस्ट 76% प्रोविजंस गिरे हैं। उसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बेटर रहा, राइट। ओवरऑल एडवांसेस, राइट, जो मतलब लोन दिए गए हैं वो 5.4% से बढ़े हैं, राइट। जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 14% से हुई है, और उसकी वजह से अगर हम लोन टू डिपॉजिट रेशियो, जिसके ऊपर काफ़ी ट्रैक कर रहा है बैंक, और वो एक क्लियर टारगेट दिया है कि भाई हम 85 से 90% जाना चाहते हैं FY27 तक, वो ऑलरेडी 96.5% पे पहुंच गए हैं, और ये एक साल पहले 104% था। तो क्लियरली फोकस ऑन इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स, एंड अभी शायद थोड़ा कम फोकस ऑन इंक्रीजिंग एडवांसेज इज व्हाट द थॉट प्रोसेस ऑफ बैंक इज लुकिंग लाइक इन लास्ट 3-4 क्वार्टर्स। आईसीआईसीआई का बैंक रिजल्ट भी आया, वो काफ़ी अच्छा आया। अगेन 18% का जो है प्रॉफिट ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। एनपीएस जो है वो भी इम्प्रूव हुए हैं। प्रोविजंस अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो वो थोड़े बड़े हैं, बट क्यू ऑन क्यू गिरे हैं। अगेन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 718 करोड़ थे एक साल पहले, अब 891 करोड़ है प्रोविजंस, तो वो एक इंपॉर्टेंट नंबर है। डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे 14% है, राइट, सेम, मतलब जो डिपॉजिट ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का है वही डिपॉजिट ग्रोथ इसका है। लेकिन इनका एडवांस ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा, वो 13.3% का इनका एडवांस रेशियो ग्रोथ रहा, जो कि बैंक का, एचडीएफसी बैंक का इतना अच्छा एडवांस ग्रोथ शायद नहीं रहा। बट अगेन एलडीआर, उनका जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, उसका जो है मेरे को लगता है मेजर कंसर्न है विच एचडीएफसी बैंक हैज, एंड आई थिंक दे आर फोकसिंग मोर ऑन दिस कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़े। जियो फाइनेंशियल का भी रिजल्ट आया, 18% का ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट सिर्फ 2% से बढ़ा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 10,000 करोड़ हो गया है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं था, बिकॉज सब कुछ नया था। अभी 10,000 करोड़ हो गया है। मेजरली फोकस अभी जो है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे है, जो पार्टनरशिप के साथ, राइट, खुद नहीं कर रहे हैं बट पार्टनरशिप के साथ, राइट। और बाकी जो उन्होंने अपडेट दिया है वो ये है कि भाई हमारा जो एसेट मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड है वो फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल पे पेंडिंग है। वेल्थ और ब्रोकिंग लाइसेंस भी जो है प्रोग्रेस कर रहा है। दैट्स व्हाट द ओवरऑल थॉट प्रोसेस, जो मेन अपडेट्स उन्होंने दी हैं। बट अगेन स्टिल आई थिंक लॉन्ग वे टू गो, स्टिल एट अर्ली डेज। अभी कितना अच्छा करेगा कितना नहीं करेगा, इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री एज वेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, राइट। इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव, ये जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, राइट, बहुत कॉम्पिटेटिव है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो उसमें कुछ अलग मुकाम बनाना, उसमें कुछ अलग करना, वो इतना ईजी नहीं है। बट आई थिंक
अगेन दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन माइट एंड दे हैव अ बिग ब्रांड एंड दे हैव लॉट ऑफ मनी बिहाइंड देम। तो होपफुली लोगों को एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी से ओवरऑल। बाकी आईटी कंपनी कुछ रिजल्ट्स आए, इन्फोसिस का आया, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट आया, थोड़े डिसअपॉइंटिंग कंसिस्टेंटली हैं, और इवन जो गाइडेंस है वो भी जो है थोड़ी सी एक टोन डाउन है, मतलब थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है नेगेटिव है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी चेंजेस, टैरिफ्स वगैरह। अगेन टैरिफ्स का इम्पैक्ट आईटी कंपनीज पर डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि जो टैरिफ्स लग रहे हैं वो सिर्फ गुड्स पे लग रहे हैं, सर्विसेज पे अभी कोई टैरिफ नहीं है और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये टैरिफ से अगर स्लो डाउन आता है यूएस में, दैट इज व्हाट द वरीइंग फैक्टर इज फॉर द आईटी कंपनीज। उनको ये लग रहा है कि भाई अगर ये टैरिफ्स वगैरह लगते हैं तो ऑफकोर्स जो कंपनीज हैं वो पैसा स्पेंड नहीं करेंगी टेक पे, आईटी पे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह पे। और वो शायद उनको लग भी रहा है कि एवरी कंपनी इज इन वेट एंड वॉच, कि भाई ये टैरिफ वगैरह का ये सॉल्व कर लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या चल रहा है, राइट, कितना सामान आएगा, किससे इंपोर्ट पे आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना हमें एब्जॉर्ब करना है, कितना हम पास कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनीज आर बेसिकली इन दैट मोड करंटली इन यूएस, राइट। एंड ऑब्वियसली मोस्टली हमारा जो रेवेन्यू आता है आईटी का, और यूएस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो एक फोकस जो है वो आईटी इंडस्ट्री पे एक थोड़ा सा नेगेटिव के ये जो बादल हैं टैरिफ के, ये मंडराते रहेंगे कुछ टाइम तक, जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं होती। एंड दैट्स व्हाट द एवरी सी यू, राइट। इन्फोसिस की बात कर लें आप, विप्रो की बात कर लें, टीसीएस की बात कर लें, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब सेंटिमेंट्स यही है कि भाई रेवेन्यू डिक्लाइन भी हो सकता है, राइट। मतलब जैसे विप्रो ने तो भाई ये बोला है कि -1.5 से -3.5% रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, हम एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो इस तरह की गाइडेंस है, मतलब इन्फोसिस ने 0 से 3% का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 0 से 3%। ये सब चीज़ों की वजह से आई एम श्योर कि थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट शायद, जब तक ये चीज़ें मतलब टैरिफ पर्सपेक्टिव से नहीं होती है, टेक कंपनी में प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे टाटा एलेक्सी का रिजल्ट भी जो है प्रॉफिट गिरा है 13% अगर हम लास्ट ईयर से देखें तो, राइट। और रेवेन्यू ऑपरेशन से थोड़ा सा बढ़ा है बट नॉट मच। तो ये सारी अगेन उन्होंने भी यही चीज़ें बोली कि भाई टैरिफ्स वगैरह की जो इम्पैक्ट है उससे सभी कंपनी जो है दे आर नॉट स्पेंडिंग, और वो मतलब एक्सपेक्टेड भी है ना। आप खुद सोचो, आप एक कंपनी है, सपोज एक ऑटो कंपनी हो, राइट। अभी टैरिफ्स वगैरह से सब लोग कहेंगे कि भाई आईटी बजट वगैरह मत बढ़ाओ, ये सब चीज़ें खर्चे मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो, राइट। नई चीज़ें भी बाद में देखेंगे, अगर कुछ प्लान भी किया था तो पहले ये सब टैरिफ्स वगैरह का देख लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन पे हिट है, कहाँ करनी है प्रोडक्शन, क्या होगा, किधर सेटअप करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्लान चेंज करना है क्या। तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली कंपनी विल बी इन दैट मोड करंटली, राइट, देन स्पेंडिंग ऑन द आईटी, राइट। वो आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा बहुत रहने ही वाला है फॉर सम टाइम। एचडीएफसी लाइफ का भी रिजल्ट आया, रिजल्ट वॉज गुड, 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जो इंडिविजुअल एपीई में, ठीक है। तो कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है। अगर हम पूरा देखें, वो मार्केट शेयर भी बढ़ा है 70 बेसिस पॉइंट से 0.7% से एक साल में, तो 11.1% का मार्केट शेयर जो है ओवरऑल हो गया है कंपनी का, राइट। एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 3.36 लाख करोड़ पे आ गया है, जो 15% का ग्रोथ किया है सालाना, राइट। तो वो एक अच्छा है। पैट भी उसकी वजह से 15% का ग्रोथ जो है ओवरऑल कंपनी ने किया है। तो चीज़ें जो है ओवरऑल ठीक रही हैं, इवन विद अब ये जो साल रहेगा आई थिंक FY25, इसके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं अब ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हैं विद बजट नाउ, जो फरवरी में बजट है। मैं भी बहुत सारे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे क्लाइंट का अभी ये न्यू टैक्स रिजीम में जाने का ही बेटर लग रहा है, मैनी ऑफ द केसेस, राइट। तो अब ये न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, तब ये काफ़ी सारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो टैक्स सेविंग के नाम से बेची जाती हैं। तो टैक्स सेविंग का अगर कोई एंगल ही नहीं होगा, राइट, स्पेशली विद दिस बजट नाउ, तो उसका कितना इम्पैक्ट जो है FY26 में होगा, वो सब चीज़ें मेरे को लगता है कि थोड़ा सा देखने वाला होगा। अगर FY26 में भी ग्रो कर पाते हैं, थिंग्स चल पाती हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड पॉजिटिव साइन, राइट। तो वो चीज़ें हमें देखनी रहेगी। वन मोर न्यूज़ केम फ्रॉम आईटीसी। तो आईटीसी थोड़ा सा एक फ्री पे है एक्विजिशन के, तो उन्होंने 25 मंत्रा जो एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, 25 ऑर्गेनिक मंत्रा, राइट, तो उसको खरीद लिया है 472 करोड़ में, राइट। और तो दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली जो है डेट फ्री बेसिस पे, मतलब आईटीसी ने बोला है कि भाई हमने ये किया है, राइट। और तो इसमें अब इनको बेसिकली एंट्री इनटू ऑर्गेनिक, और बहुत सारी कंपनीज, जैसे आपने देखा होगा टाटा कंज्यूमर ने भी ऑर्गेनिक इंडिया बाई किया, राइट। तो नाउ दे हैव बाई 24 मंत्रा। तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट्स में एक काफ़ी ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, दे आर फोकसिंग अ लॉट मोर देयर नाउ, राइट, बिकॉज
काफ़ी प्रीमियम जो सेगमेंट है और मतलब सिटीज़ वगैरह में इसमें इसकी डिमांड जो है अच्छा ग्रोथ वहाँ पर दिख रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब आईटीसी ने भी बेसिकली इसमें एंट्री ली है एंड लेट्स सी हाउ बेसिकली दिस गोज। और अब ऑब्वियसली मतलब लिखता तो है कि एक प्रीमियमाइजेशन टेक्निक जो है ओवरऑल कंपनी जो है वो अपना रही है। एटर्नल लिमिटेड जो कि जोमेटो था पहले, अब उसका नाम एटर्नल हो गया है, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू नो ऑलरेडी, राइट। तो उसने अभी क्या बोला है ना कि भाई हम फॉरेन ओनरशिप जो है वो 49.5% तक ही रखेंगे, तो जिसमें सब कुछ एफडीआई एफपीआई, राइट, जो एनआरआईज इन्वेस्ट करते हैं, जो भी सब कुछ, राइट। तो उसमें 49.5% से ज़्यादा जोमेटो में या एटर्नल में ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं इन्वेस्ट हो सकता, राइट। तो ये कुछ सेबी के नॉर्म्स थे, उसके बेसिस पे दे हैव बेसिकली फाइनलाइज दिस, राइट। और तो उन्होंने ये पोस्टल बैलेट नोटिस जो है शेयर होल्डर को देंगे और फिर उसके बेसिस पे ये कैप लगा देंगे। तो अभी ऑलरेडी 44% का फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एफआईआई होल्डिंग है इनका। आई एम श्योर बाकी जो मतलब शायद इससे ज़्यादा ही होगा। बाकी अगर हम जो रिटेल इन्वेस्टर का पैसा है उसमें भी शायद काफ़ी सारा एनआरआईज का पैसा हो सकता है, तो वो देखेंगे। अभी इसका इम्पैक्ट जो है एनआरआई के इन्वेस्टमेंट इन एटर्नल पे हो सकता है। एबीबी की एक न्यूज आई कि एबीबी इज प्लानिंग टू स्पिन ऑफ इट्स रोबोटिक डिवीजन, राइट। सेपरेट कंपनी उसको बनाना चाहेंगी, राइट। और जस्ट टू क्रिएट अ सेपरेट, मतलब टैलेंट वगैरह भी सेपरेट करें, कस्टमर वैल्यू वगैरह भी सेपरेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन पे फोकस करेंगे और रोबोटिक्स, उनका रोबोटिक्स बिजनेस है उसको एक सेपरेट बिजनेस जो है वो बेसिकली बनाना चाहते हैं। एमटीएनएल की एक न्यूज आई थी, उन्होंने एक डिफॉल्ट जो है ऑलमोस्ट 8,300 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट कर दिया है, उसका 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे इंपैक्ट होने वाला, राइट। और आप देखो ये पीएसयू कंपनी है वो भी डिफॉल्ट कर रही है, राइट। तो काफ़ी सारा हमें ये थॉट रहता है ना कि पीएसयू जो है वो कभी डिफॉल्ट नहीं करते, पीएस में तो सोवरेन गारंटी होती है, तो वो शायद चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, राइट। तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो नॉट, मतलब आपको समझना है कि वो एक लेवल तक ही आई थिंक दे मे वांट टू टेक अप द इम्पैक्ट ऑन देमसेल्व्स, राइट। और उसके बाद जो है दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई छोड़ दो, तो वो चीज़ जो है एमटीएनएल में लग रही है। बट एमटीएनएल ने बीच में पैकेज वगैरह भी अनाउंस किया था, बट लेट्स सी ओवरऑल शायद 30,000 करोड़ रुपीज़ का प्लस उनका लोन है, उसमें से 8,500 करोड़ का तो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है बाकी, राइट। और तो अभी और बाकी क्या है इस हफ्ते जो है ऑब्वियसली रिजल्ट सीजन एज आई सेड, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स इस हफ्ते आने वाले हैं। HCL का आने वाला है, टाटा कंज्यूमर का आएगा, हिंदुस्तान लीवर का आएगा, SBI लाइफ का आएगा, टेक महिंद्रा का आएगा, मारुति सुजुकी का आएगा। तो काफ़ी एक बिजी वीक रहेगा हमारे लिए भी एज ए एनालिस्ट, आप सबके लिए भी, राइट, फ्रॉम मॉर्निंग न्यूज़ पर्सपेक्टिव। तो न्यूज आई एम श्योर डेफिनेटली मार्केट्स विल लुक एट यूएस वाइट हाउस की स्टेटमेंट्स, ट्रंप की स्टेटमेंट्स, एज वेल एज numbers like crude oil prices as well as US GSEC, राइट। तो ये सब नंबर्स तो डेफिनेटली देखेंगे ही, और ये ट्रेड डील्स वगैरह की न्यूज़ प्लस डेफिनेटली रिजल्ट्स, राइट, वो भी देखे जो है वो काफ़ी फोकस रहेंगे। एक्सपेक्टेड है कि ये क्वार्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ना रहे, राइट, जितना एक्सपेक्टेड है। बट अगेन मतलब फ्यूचर जो है अब जो बेस के हिसाब से फ्यूचर जो है शुड बी बेटर नाउ फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज़। अब क्विकली एक नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए और काफ़ी ज़्यादा इस सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हुआ कि एनआरआईज को म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन नहीं देना क्या। बहुत सारे एनआरआईज जो मेरे क्लाइंट्स हैं इनके साथ फेस टू फेस सेशन हुआ है, डिस्कशंस हुए हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुए हैं, रिपोर्ट्स वगैरह। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स रीच आउट टू मी एंड देन सेड कि भाई अब क्या हमें म्यूचुअल फंड्स पे अगर हमारा कोई गेन है वो इंडिया में उसको टैक्स नहीं देना है क्या। तो बेसिकली ये एक आर्टिकल आया था एंड इसमें बेसिकली आई थिंक हाई कोर्ट ने कुछ एक डिसीजन दिया था ऑन सम सिंगापुर क्लाइंट, राइट, जिसने बोला कि भाई आई एम नॉट सपोज टू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चैलेंज किया था कि भाई आई एम नॉट सपोज टू पे कैपिटल गेन, राइट, ऑन माई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सिंस आई एम ए सिंगापुर सिटीजन या वट एवर, सिंगापुर एनआरआई, राइट। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुए कि क्या भाई एनआरआईज को सिर्फ जो कंट्री जिसमें वो रहते हैं वहीं टैक्स देना है क्या। अगर वो कंट्री अगर टैक्स हेवन है, तो सिंगापुर तो टैक्स हेवन नहीं है, वहाँ पर तो टैक्स होगा आई एम श्योर। बट जब कंट्री जैसे वेस्ट एशिया वगैरह हैं, राइट, यूएई है, सऊदी है, राइट, वहाँ पे टैक्स नहीं है, तो क्या उनको कोई टैक्स नहीं देना होता क्या म्यूचुअल फंड्स में? ना वहाँ देना ना यहाँ देना है, तो बिल्कुल है ऐसा।
तो देर आर फ्यू कंट्रीज, तो बेसिकली जो टैक्स ट्रीटीज है ना उसमें ऐसा लगता है अगेन, तो दिस इज नॉट, आई थिंक दिस द क्लैरिटी इज नॉट देयर कि म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन कैसे होगा। तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर वहां पर जो डेफिनेशन है, व्हेन आई वाज सीइंग सम ट्रीटीज, उसमें क्या है ना, वो टैक्स ट्रीटी में जब होती है तो उसमें डेफिनेशन में स्टॉक्स लिखा है, म्यूचुअल फंड नहीं लिखा। और आई थिंक जो अगेन जो कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट इस तरह से किया है कि म्यूचुअल फंड पे तो टैक्स जो है इंडिया में नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले सकता, क्योंकि टैक्स ट्रीटी इज अकॉर्डिंगली कि उसमें नहीं लिखा है वो। तो इसलिए कुछ कंट्रीज में ये टैक्स ट्रीटी में, जैसा यहाँ पर आर्टिकल में भी लिखा है, यूएई, मॉरिशियस, ठीक है, सिंगापुर, फिर आई नो दैट मेरा आई हैव सम क्लाइंट्स इन सऊदी, तो दे आल्सो हैव दिस बेनिफिट्स। फिर आर्टिकल में जो लिखा है नीदरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल भी लिखा है। तो ये सब कंट्री से जो टैक्स ट्रीटी है वो इस तरह से वर्डेड है कि उसमें अगर कैपिटल गेन टैक्स है आपको इंडिया में ऑन म्यूचुअल फंड्स ओनली, अगेन नॉट ऑन स्टॉक्स, तो आपको वो टैक्स नहीं देना, और सिर्फ आपको अपने कंट्री जहां आप रहते हो वहीं पर टैक्स देना है। इस तरह से वो वर्डेड है। तो इसलिए काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं, स्पेशली मैं एज अ सेड इन वेस्ट एशिया, जहाँ पे जीरो टैक्स है, मतलब इनकम पे कोई टैक्स नहीं होता, कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं होता, तो उनको ये एडवांटेजेस हैं। एंड वी हैव लाइक, मतलब मैं एडवाइस करता हूँ, बात करते हैं, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट विद मैनी क्लाइंट्स, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल बट बिफोर दैट एज वेल, क्योंकि वी न्यू कि ये सब है। बट नाउ दिस इज बीइंग डिस्कस्ड अ लॉट, एंड ऐसा लगता है कि ये जो लूप होल है, इट सीम्स लाइक अ लूप होल इन द ओवरऑल टैक्स कोड, तो ये शायद प्लग किया जाएगा, क्योंकि residents are giving tax, right, and a person living in a country like UAE and Saudi, they are not giving tax. अब इसकी कोई लिस्ट मेरे पास नहीं है, जो मैं नाम बता रहा हूँ वो यही है। अब डेफिनेटली यूएस और कनाडा और मैनी अदर कंट्रीज, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ शायद ये ट्रीटी में नहीं है ऐसा कुछ बेनिफिट, राइट। बट कुछ कुछ कंट्रीज, जैसे मैंने जो नाम बताए हैं, एज पर द आर्टिकल्स एंड एज पर फ्यू थिंग्स विच आई नो, कि ये बेनिफिट जो है वो आपको है। तो अगर आपके पास कैपिटल गेन है और आपको मतलब अपने कंट्री जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर वो टैक्स नहीं देना है, यहाँ पर कम है टैक्सेशन, तो आपको इंडिया में कोई टैक्सेशन उसका नहीं देना एज पर द, मतलब जो टैक्स कोड है एंड एज पर दिस डिसीजन। ये अगेन एज आई सेड कि दिस इज सीम्स टू बी अ लूप होल एंड इट मे गो अप वेरी सून। तो अगर आप एनआरआई हैं तो you should look at it, talk to your tax advisor and understand this in more detail before taking any decision, right? To understand this in more detail, right? Have a great time ahead दोस्तों। I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेज शेयर अच्छे से समझ आया, और अगर आप एनआरआई हैं तो आपको और चीज़ अच्छी लगी, तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इफ़ यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।